आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उर्वशी के चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। जन जन के, देखिए जन जन के आप इसको बदल के कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के। मन की, देखिए चाहे आप मन की कहिए, चाहे आप इसको बदल के कह सकते हैं मन में जलने वाली। मधुर सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, मधुर ऐसे ही रहेगा। वहनी, देखिए वहनी का मतलब होता है अग्नि। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इसमें ह आधा है और न पूरा है, ठीक है, तो वहनी। प्रत्येक सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक इसको आप कह सकते हैं सभी के। प्रत्येक को यदि आप बदलना चाहते हैं तो सभी के कह सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। हृदय की सरल है, चाहे आप हृदय की कहिए चाहे मन की कहिए। हृदय की को आप मन की भी कह सकते हैं यदि बदलना चाहें तो। उजियाली मतलब उजाला अर्थात प्रसन्न करने वाली। नारी, चाहे आप नारी कह लीजिए, चाहे आप इसको स्त्री कह सकते हैं, आप स्त्री भी कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो एक ले लीजिए। कि मैं सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मैं है उर्वशी अपने लिए कह रही हैं कि मैं। कल्पना सरल है, इसको बदलना नहीं है, ऐसे ही रखना है। चरम, देखिए चरम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का वह बिंदु जिसके आगे अब वह चीज़ नहीं हो सकती है। आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं ये कहूँ कि यह मेरे क्रोध का चरम बिंदु है, इसका मतलब मैं इससे ज़्यादा अब अधिक क्रोधित नहीं हो सकता। मैं कहूँ कि ये मेरे प्रेम का चरम बिंदु है, यानी अब इससे अधिक मैं प्रेम नहीं कर सकता। तो चरम का मतलब किसी भी चीज़ का वह बिंदु जिसके आगे अब वह चीज़ नहीं हो सकती है। नर के, देखिए नर के को आप कह सकते हैं पुरुष के। नर माने पुरुष होता है, तो नर के मतलब पुरुष के। मन में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बसने वाली, देखिए बसने वाली को यदि आप बदलना चाहें तो इसको कह सकते हैं निवास करने वाली। विषधर माने सांप। के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। फण, देखिए फण का मतलब फन। पर सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अमृतवर्ती, देखिए अमृतवर्ती का मतलब काला टीका। आपने देखा होगा कि सांप के फन पर इस तरह से निशान होता है, तो इसी के लिए कहा जा रहा है अमृतवर्ती काला टीका। उद्धत माने उदंड, ठीक है। अदम्य माने प्रबल, आप कह सकते हैं प्रबल। बर्बर माने क्रूर या निर्दयी। बल पर यानी शक्ति पर, आप बल पर कहिए चाहे शक्ति पर कहिए। रूपांकुश, देखिए रूपांकुश का मतलब रूप के द्वारा अंकुश या रूप के द्वारा नियंत्रण। क्षीण मतलब कमजोर। मृणाल तार, देखिए मृणाल तार का मतलब होता है कमल की नाल या कमल की डंडी।
यानी इसकी विशेषता ये होती है कि जो मृणाल तार यानी जो कमल की डंडी होती है बहुत ही मुलायम होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है, तो मृणाल तार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरे सरल है, उर्वशी कह रही कि मेरे। सम्मुख माने सामने, सम्मुख मतलब सामने। नत हो मतलब सिर झुकाकर, सिर झुकाकर। आप कहते हैं ना कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, यानी सिर झुकाता हूँ, तो नत हो मतलब सिर झुकाकर। रहते, आप इसको कह सकते हैं रहते हैं, रहते हैं। गजराज मतलब हाथी, गजराज माने हाथी। मत माने मतवाला या महामतवाला, मतवाला या महामतवाला। केसरी, देखिए केसरी को आप शेर में बदल सकते हैं। केसरी माने शेर होता है, ये शेर का पर्यायवाची है। शरभ, शरभ माने हाथी का बच्चा, शरभ माने हाथी का बच्चा। शार्दूल, देखिए शार्दूल को आप व्याघ्र कह सकते हैं या चीता कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। भूल मतलब भूल कर, भूल मतलब भूल कर। निज माने अपना, अपनी, अपने, तीनों होता है, अब वाक्य में जैसा बैठ जाए। हिंस्र, हिंस्र मतलब हिंसा, हिंस्र माने हिंसा। भाव सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जब दोनों को एक साथ लेंगे हिंस्र भाव तो हो जाएगा हिंसा का भाव, यानी किसी पर आक्रमण करने का भाव, हिंसा का भाव। गृह मृग, देखिए गृह मृग का मतलब घर में पाला हुआ हिरण, घर में पाला हुआ हिरण, या आप कह सकते हैं घर में पाला हुआ हिरन। चाहे हिरन कहिए चाहे हिरण कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समान सरल है। निर्विष, निर्विष का मतलब विषहीन, विषहीन। ठीक है। अहिंस्र, अहिंस्र का मतलब अहिंसक, अहिंस्र मतलब अहिंसक। बनकर सरल है। जीते मतलब जीते हैं, जीते मतलब जीते हैं। मेरी, ये उर्वशी अपने लिए कह रहे मेरी। भ्रू स्मिति, देखिए भ्रू स्मित का मतलब भौहों की मुस्कान, यानी आप इसको कह सकते हैं भौहों का संचालन। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि जब हम अपनी भौहों से किसी को इशारा करते हैं तब उसको भ्रू स्मित यानी भौहों की मुस्कान कहते हैं। जब हम कोई चीज़ किसी से बोल के नहीं कह पाते हैं तो हम अपनी भौहों को ऊपर नीचे करते हैं, टेढ़ा करते हैं, तो उसी के लिए आया है भौहों की मुस्कान, भौहों की स्मृति। को देख सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चकित, चकित सरल है, आप इसको बदलना चाहे तो आश्चर्यचकित कह सकते हैं, लेकिन चकित भी अपने आप में सरल है। विस्मित इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये भी आश्चर्यचकित का ही एक रूप है। विभोर, ये भी सरल है। शूरमा, देखिए शूरमा का मतलब होता है वीर पुरुष, शूरमा माने वीर पुरुष। ठीक है। निमिष माने पलक, निमिष माने पलक। खोले, खोले मतलब खोल कर, खोल कर। आवाक, देखिए आवाक का मतलब होता है कि मौन हो जाना, चुप हो जाना, शांत हो जाना। मतलब ज़रा सा समझिए, जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घटे, वो बहुत खुशी की भी हो सकती है, बहुत दुख की भी हो सकती है, जब आश्चर्य में पड़ जाएं और आपके मुंह से कोई बोली ना निकले। देखिए अ माने नहीं और वाक माने बाणी, तो अवाक माने जब आपके मुंह से कोई बोली ना निकले, यानी अब आप जब शांत हो जाएं, चुप रह जाएं, रह जाते हैं, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। श्लथ, देखिए श्लथ का मतलब कमज़ोर, कमज़ोर। हो जाता सरल है। स्वमेव मतलब अपने आप, स्वमेव मतलब अपने आप। शिंजिनी, शिंजिनी मतलब धनुष की डोरी, धनुष की डोरी। का कसाव सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। संस्रस्त, संस्रस्त का मतलब ढीला, संस्रस्त मतलब ढीला। करों से मतलब हाथों से, कर माने हाथ होता है, तो करों से मतलब हाथों से। धनुष बाण सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। गिर जाते हैं, तीनों शब्द सरल है। तो हम लोगों ने सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लिए। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं।
आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपकी किताब का नाम हिंदी है। पहले काव्यांजलि होता था लेकिन अब हिंदी है तो हिंदी के लिखेंगे। यदि आप विज्ञान के हैं तो लिखेंगे सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित उर्वशी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ उर्वशी के उर्वशी खंड से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी पुरूरवा के समक्ष अपने भावों को प्रकट करती हुई कह रही हैं कि वीर पुरुष और हिंसक पशु भी उनके रूप सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या, तो व्याख्या समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो उर्वशी हैं वो राजा पुरूरवा से अपने मन के भावों को प्रकट कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं प्रत्येक पुरुष के मन में स्त्री के रूप में निवास करती हूँ, और साथ ही साथ वो ये कह रही हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा वीर पुरुष हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा हिंसक जानवर हो, दोनों मेरे सामने आते ही मेरे रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर पराजित हो जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन वो इस बात को कह कैसे रही हैं, आ जाइए पद्यांश पर और देखते हैं। तो उर्वशी कहती हैं, जन जन के मन की मधुर वाहनी प्रत्येक हृदय की उजियाली। उर्वशी राजा पुरूरवा से अपने मन के भावों को प्रकट करती हुई कहती है कि मैं, अब आ जाइए लाइन पर, मैं प्रत्येक व्यक्ति के, जन जन के प्रत्येक व्यक्ति के मन में जलने वाली, मन की मन में जलने वाली ऐसी, ये शब्द याद रखिएगा, ऐसी मधुर अग्नि हूँ, वहनी अग्नि हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को प्रकाशित कर देती है, उजियाली प्रकाशित कर देती है, अर्थात प्रसन्नता से भर देती है। फिर से एक बार देखिए, बहुत ही सरल है। देखिए शुरू में पहले थोड़ा सा आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा। क्या जोड़ेंगे वो भी ज़रा सुन लीजिए। आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी अपने मन के भावों को प्रकट करती हुई पुरूरवा से कहती है कि मैं, अब आ जाइए पद्यांश पर, मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में जलने वाली ऐसी, इसको याद रखिएगा, ऐसी मधुर अग्नि हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति के मन को प्रकाशित कर देती है, अर्थात प्रसन्नता से भर देती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अगली लाइन देखिए। नारी की मैं कल्पना चरम नर के मन में बसने वाली। आगे उर्वशी कहती हैं, मैं प्रत्येक पुरुष के मन में नारी की चरम कल्पना बनकर
निवास करने वाली हूँ। फिर से देखिए इस लाइन को। उर्वशी कहती हैं, मैं प्रत्येक पुरुष के मन में नारी की चरम कल्पना बनकर निवास करने वाली हूँ। और पूर्ण विराम लगा देंगे। दूसरी लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखिए। विषधर के फण पर अमृतवर्ती। उर्वशी आगे कहती हैं, मैं। देखिए जिस लाइन में मैं नहीं है अपने से जोड़ लीजिए, ठीक है। मैं सर्प के फन पर काला टीका हूँ। अमृतवर्ती काला टीका हूँ। फिर से देखिए। मैं सर्प के फन पर काला टीका हूँ। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। उद्धत अदम्य बर्बर बल पर रूपांकुश क्षीर्ण मृणाल तार। ये दोनों लाइन साथ लेनी पड़ेगी। तो इसकी व्याख्या देखिए। आगे लिखेंगे, मैं उदंड प्रबल और क्रूर व्यक्ति के बल पर अपने रूप के अंकुश के द्वारा उस व्यक्ति को कमल की डंडी के समान कमजोर कर देती हूँ। फिर से देखिए दोनों लाइन। उर्वशी कहती हैं, मैं उदंड प्रबल क्रूर व्यक्ति के बल पर अपने रूप का अंकुश लगाकर उस व्यक्ति को कमल की डंडी के समान कमजोर कर देती हूँ। और पूर्ण विराम लगा देंगे। पूरी लाइन की व्याख्या जल्दी से एक बार देख लीजिए। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी अपने मन के भावों को प्रकट करती हुई पुरूरवा से कहती है कि मैं। अब आ जाइए लाइन पर। मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में जलने वाली ऐसी मधुर अग्नि हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को प्रकाशित कर देती है, अर्थात प्रसन्नता से भर देती है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मैं प्रत्येक पुरुष के मन में नारी की चरम कल्पना बनकर निवास करने वाली हूँ। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मैं सर्प के फन पर काला टीका हूँ। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मैं उदंड प्रबल और क्रूर व्यक्ति के बल पर अपने रूप का अंकुश लगाकर उस व्यक्ति को कमल की डंडी के समान कमजोर कर देती हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कहती हैं, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत। आगे उर्वशी कहती हैं, मेरे सामने बड़े बड़े महामत वाले हाथी भी नतमस्तक होकर रहते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। उर्वशी कहती हैं, मेरे सामने बड़े बड़े महामत वाले हाथी भी नतमस्तक होकर रहते हैं। ठीक है, आगे, केसरी शरभ शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव गृह मृग समान निर्विष अहिंस्र बनकर जीते। दोनों लाइन को साथ में लेंगे तो इसका हो जाएगा, शेर, जैसे कामा है लगा देंगे, शेर हाथी का बच्चा, व्याघ्र या चीता कह लीजिए, चीता अपने हिंसक स्वभाव को भूलकर घर में पाले हुए हिरण के समान विषहीन और अहिंसक बनकर
जीते हैं। तीनों लाइन की व्याख्या एक साथ देख लीजिए। उर्वशी कहती हैं, मेरे सामने बड़े बड़े महामत वाले हाथी नतमस्तक होकर रहते हैं और शेर, हाथी का बच्चा, चीता अपने हिंसक स्वभाव को भूलकर घर में पाले हुए हिरण के समान विषहीन और अहिंसक बनकर जीते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। मेरी भ्रू स्मिति को देख चकित विस्मित विभोर शूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। श्लथ हो जाता स्वमेव सिंजिनी का कसाव, सशस्त्र करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। इन चारों लाइन को एक साथ लेंगे तो हो जाएगा, मेरी भौहों की मुस्कान से, भ्रू स्मिति, मेरी भौहों की मुस्कान से अर्थात भौहों के संचालन को देख करके बड़े बड़े शूरमा, अब इसको ले लीजिए, बड़े बड़े वीर पुरुष चकित विस्मित विभोर हो करके अपनी पलकों को खोले हुए शांत रह जाते हैं और उनके धनुष की डोरी का कसाव अपने आप ढीला हो जाता है तथा उनके ढीले हाथों से, या कह सकते हैं थके हुए हाथों से, धनुष बाण नीचे गिर जाते हैं। फिर से देखिए इन चारों लाइन की व्याख्या। उर्वशी कहती हैं, मेरी भौहों की मुस्कान से अर्थात मेरे भौहों के संचालन को देख करके बड़े बड़े वीर पुरुष चकित विस्मित विभोर होकर अपनी पलकों को खोले मौन, शांत चाहे मौन कह लीजिए, मौन रह जाते हैं और उनकी धनुष की डोरी का कसाव स्वयं ढीला हो जाता है और उनके थके हुए हाथों से धनुष और बाण नीचे गिर जाते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इसका काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद की बात की जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार देखा जाए तो इस पद्यांश में रूपक, उपमा, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश ये 4 अलंकार हैं। और यदि भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इस पद्यांश की प्रबंधात्मक है। गुण इसमें प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो इसमें जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न आखिर पूछा किस तरह से जाता है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इसमें से भी हो सकते हैं, इससे बाहर के भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने किसी भी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या
और काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से समझ लिया है तो उस पद्यांश पर चाहे जितने प्रश्न पूछे जाएं आप सभी का उत्तर लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उनको हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी, हाथी, शेर और व्याघ्र, यहाँ चीता भी कह सकता है, व्याघ्र के संदर्भ में क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहती हैं। आप उत्तर डालेंगे, मैंने व्याख्या में बताया है, आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी, हाथी, शेर और व्याघ्र के संदर्भ में कहती हैं कि, इतना तो मैंने प्रश्न से ही लिया है, ठीक है, बाहर का नहीं, इतना प्रश्न से है। अब लिखेंगे कहती हैं कि बड़ा से बड़ा मतवाला हाथी भी मेरे सामने सिर झुकाकर रहता है तथा शेर और व्याघ्र जैसे हिंसक पशु भी अहिंसक बनकर घर में पाले गए हिरन की तरह जीते हैं। और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उर्वशी को देखकर बड़े से बड़े वीरों की बोलती बंद क्यों हो जाती है। क्यों हो जाती है तो मैंने आपको व्याख्या में बताया, आप लिखेंगे, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे उर्वशी के भौहों की मुस्कान, अर्थात उसकी भौहों के संचालन को देखकर वीर आश्चर्यचकित, विस्मित, विभोर और अवाक हो जाते हैं। उनकी पलकें खुली रह जाती हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसका भी उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उर्वशी के सौंदर्य के आकर्षण का वीरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर डाल के आप लिखेंगे, उर्वशी के सौंदर्य के आकर्षण के परिणाम स्वरूप वीरों के धनुष की डोरी स्वयं ढीली पड़ जाती है और उनके थके हुए हाथों से धनुष बाण नीचे गिर जाते हैं। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, धनुष बाण शब्द में कौन सा समास है। बहुत ही सरल है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे धनुष बाण शब्द में दोनों पद प्रधान है तथा इसमें और योजक शब्द विलुप्त है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। इसका देखिए, जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो होना चाहिए धनुष और बाण, लेकिन और शब्द का विलोपन है तो द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले देख लीजिए कि रेखांकित अंश कहाँ है। आपको दिख रहा है नीचे, ये 3 लाइनें हैं जिनके नीचे रेखा खींची गई है। इन्हीं 3 लाइनों की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। आप उत्तर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में उर्वशी अपने मन के भावों को व्यक्त करती हुई कहती है कि, इतना आपको अपनी तरफ से जोड़ना है, कहती हैं कि मेरे सामने मतवाले हाथी सिर झुकाकर रहते हैं, शेर, हाथी का बच्चा, व्याघ्र यानी बाघ अपने हिंसक स्वभाव को भूलकर घर में पाले हुए हिरण के समान विषहीन और अहिंसक बनकर जीते हैं। और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा।